नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। रूस की गहराई गृह युद्ध के संकट के बीच शनिवार दोपहर राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में वैगनर आर्मी और इसकी चीफ येवगेनी के विद्रोह की भर्त्सना की। पुतिन ने क्या दी येवगेनी को चेतावनी, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस की आर्मी वैगनर ने शनिवार को रूस में विद्रोह कर दिया है। हालात यह है कि मॉस्को में क्रेमलिन की सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं सड़कों पर आर्मी टैंक की मौजूदगी देखी जा रही है। वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी का दावा है कि वहां रोस्तोव शहर पर कब्जा जमा चुके हैं, साथ ही मॉस्को को भी घेर लिया है। रूस में इस संकट के बीच पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि येवगेनी ने वह पीठ में चूल्हा भौंकने जैसा है। वैगनर आर्मी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। रूस में गहराए गृह युद्ध के संकट के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि रूस अपने भविष्य के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है और इसके लिए उन सभी चीजों को छोड़ने की जरूरत है जो हमें कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्र के भाग्य का फैसला अभी किया जा रहा है। हमें सभी ताकतों को एकजुट करने और किसी भी मतभेद को दूर करने की आवश्यकता है। अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि आज हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह आंतरिक विश्वासघात है। हमें रूस में अपनी सभी सेनाओं की एकता की आवश्यकता है। जो कोई भी विद्रोह के पक्ष में कदम उठाएगा उसे दंडित किया जाएगा। उन्हें कानून और हमारे लोगों को जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, मगर ये पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत लाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2021 में स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करने की कोशिश की थी, मगर उनके सामने एक बड़ी चुनौती रिलायंस जियो है। क्या बड़ी चुनौती पार कर पाएंगे एलन मस्क, देखते हैं आज की बात में। एलन मस्क भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टारलिंक को शुरू करना चाहते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये कोशिश हो चुकी है। मस्क ने इस सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से उन्हें बुकिंग बंद करनी पड़ी। हालांकि अभी भी मस्क की भारत में एंट्री आसान नहीं होगी, क्योंकि स्टारलिंक की एंट्री के साथ ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स का मुकाबला एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो से होगा। बीते मंगलवार को एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो अमेरिकी दौरे पर है। इस मीटिंग के बाद मस्क ने कहा कि वो भारत में स्टारलिंक को लॉन्च करने में इच्छुक थे, जो रिमोट एरिया में इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकता है। हालांकि मस्क ने उस पॉइंट पर बात नहीं की जो स्टारलिंक के लिए भारतीय बाजार में सबसे बड़ी चुनौती है। मस्क की भारत में एंट्री के रास्ते में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो है। मामला सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसकी वजह से दुनिया के दो अमीर शख्स आमने सामने होंगे। पता है कि समंदरों में कई सारे राज छुपे होते हैं। धरती पर समंदर अपने आप में ही एक पहेली है। समंदर के गहरे पानी में कई सारे बड़े शहर, जहाज और मलबे छुपे हैं। आखिर कितना गहरा है समुंदर, क्योंकि अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक है समंदर। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बातें हो रही हैं। लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूपा पड़ा है। समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं, बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्री गहराई में समा चुके होंगे।
ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाई गई पनडुब्बी टाइटन के डूबने से दुनिया के 5 अरबपति की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में मारे गए उद्योगपति स्टॉकटन रश ने एक दोस्त ने क्या किया, सनसनीखेज खुलासा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। टाइटन पनडुब्बी के डूबने से दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत के साथ ही उनके रोमांच के सफर का दुखद अंत हो गया। अब इस घटना को लेकर लास वेगास के रहने वाले एक निवेशक जय ब्लूम ने बड़ा खुलासा किया। स्टॉकटन रश ने करीब 1 साल पहले जय ब्लूम और उनके बेटे सीन ब्लूम को दुर्घटना का शिकार हुई पनडुब्बी में सफर करने की पेशकश की थी और इसके लिए रियायती टिकटों की पेशकश तक की गई थी। रश ने ये कहकर ब्लूम को मनाने की कोशिश की थी कि उन्हें एक बार गहरे समुद्र में उतरकर उसके अंदर रोमांच भरे सफर का आनंद लेना चाहिए। ब्लूम ने कहा कि उनका बेटा जो अब 20 साल का हो गया है, वो बचपन से टाइटैनिक जहाज की कहानी को लेकर बहुत जिज्ञासु था। लेकिन ब्लूम ने जब टाइटन पनडुब्बी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगी और सुरक्षा को लेकर वो चिंतित होते गए। इसलिए उन्होंने अभियान में शामिल होने से कुछ क्षण पहले विनम्रता पूर्वक पनडुब्बी में सफर करने से इनकार कर दिया। टाइटन की डिजाइन के बारे में 2018 में ही उद्योग विशेषज्ञों और रश की फर्म के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा सवाल उठाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दूल्हे की क्लीन शेव न होने की वजह से पंचायत ने सजा के तौर पे दूल्हे के साथ ही दुल्हन को समाज से बेदखल कर दिया। साथ ही दूल्हा जो साफा पहने आया था उसको लेकर भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया। क्या थी पूरी कहानी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान के पाली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक नव दंपति को समाज से बेदखल कर दिया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि दूल्हा क्लीन शेव न होकर दाढ़ी रखकर शादी करने पहुंचा था। इसके साथ ही उसने सफेद रंग का साफा पहन रखा था। पाली जिले के चचोड़ी में इंजीनियर अमृत सुथार की शादी 22 अप्रैल को अमृता के साथ हुई थी। शादी के समय दूल्हे ने दाढ़ी रखी हुई थी और सफेद रंग का साफा पहना हुआ था। शादी के 20 दिन बाद दोनों को जानकारी मिली कि इसी बात पर पंचों ने उनको समाज से बेदखल कर दिया है। इसके बाद लड़के ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसे माफी मांगने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। वहीं इस मामले को लेकर लड़की ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में उसने कहा, श्री विश्वकर्मा वंश सुथार समाज ने 19 जून की रात पंचायत बुलाई और मौखिक रूप से घोषणा की कि इस परिवार का समाज से बहिष्कार किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि समाज के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो पार्टी संगठन में काम करना चाहते हैं। क्या शरद पवार मानेंगे अजित की बात या फिर पद को लेकर एनसीपी में संघर्ष होना तय है? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में नेतृत्व के मुद्दे पर फिर बवाल के संकेत मिल रहे हैं। शरद पवार द्वारा सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से चिढ़े अजित पवार ने विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताई है। अजित ने खुद भी कहा है कि वह पार्टी संगठन में काम करना चाहते हैं। शरद पवार की मौजूदगी में अजित ने कहा कि उन्होंने सामने से विपक्ष के नेता का पद नहीं मांगा था, बल्कि पार्टी विधायकों के आग्रह पर उन्होंने यह पद स्वीकार किया है। अब मैं नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर संगठन में काम करना चाहता हूं। मैं गारंटी देता हूं, सर्वोत्तम परिणाम दूंगा और आप जो भी पद देंगे मैं स्वीकार करूंगा। एनसीपी सूत्रों का मानना है कि अजित ने परोक्ष रूप से सुले और पटेल के साथ कार्यकारी पद दिए जाने की इच्छा जताई है। शरद पवार इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए टकराव तय है। इससे पहले अजित पवार ने बताया था कि कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद एनसीपी राज्य में अकेले दम पर सत्ता हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। यह देखना बाकी है कि यह नियुक्ति कैसे उनके चाचा शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को आगे ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
GST। एक और बिहार से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई तो दूसरी ओर बिहार की राजनीति की आज के दिन बड़ी खबर ने सबको चौंका के रख दिया है। जेडीयू में विलय से इनकार करने के बाद खुद को कभी भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं मानने वाले हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा ने भाजपा के साथ आने का ऐलान करते हुए एनडीए में शामिल होने की घोषणा की है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए। यह फैसला बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया। मुलाकात के दौरान मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी साथ रहे। ये हुई कि हम लोग का साथ चलना है और हमने अपनी सहमति जताई और उनका विश्वास मिला कि हम आपके साथ हैं और आपके जिन मुद्दों को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति करते हैं और जिन गरीबों को लेकर चलते हैं, उनका हित की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो हमने कहा कि ठीक है, जब हम अपने जनता जिसके लिए काम कर रहे हैं और आपकी तरफ से आश्वासन मिला तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आज हमने सहमति अपनी जता दी है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। बाकी आने वाला जो समय है उस समय हम चर्चा होंगी, परिचर्चा होगी, हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कैसा मॉड्यूल होगा, किस तरह से हमारी बातें होंगी, वो भविष्य का विषय है। बुधवार को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश के गृह मंत्री अमित शाह से लगभग पौने घंटे की मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय के सामने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जदयू में विलय से इनकार करने के बाद पार्टी ने महागठबंधन सरकार से अलग होने का निर्णय लिया था। पिछले हफ्ते हम के इकलौते मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन उर्फे संतोष मांझी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। बेटे के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी ने साफ बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम का जदयू में विलय चाहते हैं, लेकिन जब यह पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं थी तो किसी दल के अंदर विलय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।